दोस्तों, आज की कहानी है क्राइम थ्रिलर फिल्म पुणे हाईवे की। अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद है तो ये फिल्म आपको जरा भी निराश नहीं करेगी। फिल्म के एंड तक आप ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे कि आखिर असली कातिल है कौन। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। कहानी 5 दोस्तों की है जिन्हें शांति भवन की टोली कहा जाता है। खांडू उर्फ प्रमोद खंडेलवाल, निक्की, नाटसू उर्फ नताशा और बिल्डिंग के वॉचमैन का बेटा बाबू। खांडू ग्रुप का लीडर है और नताशा का भाई भी। इनके ग्रुप में एक और लड़के की एंट्री होती है, विशु उर्फ विष्णु की। विशु के मम्मी पापा का देहांत हो चुका है तो वो अपने नाना नानी के साथ रहने हमेशा के लिए आया है। वो इन चारों के अपोजिट थोड़ा शांत, कम बोलने वाला लड़का है, पर विशु के आते ही ये चारों उसे भी अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। कहानी 27 साल आगे बढ़ती है। सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं पर अब भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं। खांडू, निक्की और विशु बाबू से मिलने एक केयर सेंटर में जाते हैं क्योंकि बाबू 14 सालों से बेड पे है। एक एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, इसलिए ये तीनों हर साल बाबू को मिलने जाते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। उसे उस एक्सीडेंट का दिन याद आता है जब प्रमोद कार से मानेसकर की जमीन देखने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। जगह सुनसान थी, बीच सड़क पर कोई पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। बाबू कार से निकलता है उस इंसान को चेक करने के लिए, पर वो मानेसकर के लोग थे जो बाबू पर हमला कर देते हैं उन तीनों के सामने। निक्की भी उनके पीछे गया था अपना कैमरा लेकर, पर खांडू हमला होता देख उसे वापस गाड़ी में खींच लेता है और वापस बाहर जाने ही नहीं देता। विष्णु तो बिल्कुल फ्रीज हो गया था, ना वो कुछ बोल पाता है ना ही कर पाता है। विशु आज भी गिल्ट में था। वो उस रात भी पुलिस को बता देना चाहता था कि ये सब मानेसकर के आदमियों ने किया था, पर प्रमोद जो मधुसूदन मानेसकर के लिए काम करता है उसने विशु से कहा था कि अगर मानेसकर का नाम आया तो वो खांडू का भी बुरा हाल करेगा। इन तीनों ने अपने गिल्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए अलग अलग जगह पर बाबू के नाम का एक टैटू भी बनवाया था, बी विद विंग्स वाली। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। विशु खांडू से कहता है उसे मानेसकर के लिए काम नहीं करना चाहिए, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो खांडू बोलता है तो खुद क्रिमिनल लॉयर होकर ऐसा तो मत ही बोल, वैसे भी मानेसकर की वजह से इतने सारे स्कूल, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इतना बोलते ही निक्को और विशु उसके साथ ही ये सब बोलने लगते हैं जैसे ये सारी बातें वो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हों, और बोलते हैं भाई अब तो तू अपने ये डायलॉग बदल ले। इन तीनों से कई किलोमीटर दूर उसी दिन एक झील के पास एक लड़की की बॉडी मिलती है जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। चेहरे को पहचान पाना अब मुश्किल था। शरीर पर कोई गहना नहीं था, बस एक कंगन रह गया था जो शायद फंस गया था। पुलिस इंस्पेक्टर पेठा को यकीन था कि ये मर्डर चोरी के लिए नहीं की गई है। अगर ऐसा होता तो चोर हाथ काटकर कंगन भी ले जाता। उधर तीनों दोस्त बाबू से मिलने के बाद घर पहुंचते हैं जहां नताशा और खांडू की पत्नी भी थी। नताशा और विशु को देखकर लग रहा था कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है। एक टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर चुके थे, पर अब नताशा विशु को इग्नोर कर रही थी। नताशा और खांडू की पत्नी के जाने के बाद तीनों टेरेस पर जाकर बातें करने लगते हैं। इनकी बातों से पता लगता है खांडू मानेसकर की एक बात नहीं टालता, यहाँ तक कि जब उसकी बेटी मोना मुंबई आई तो वो उसका गार्जियन भी बना, क्योंकि मानेसकर महाराष्ट्र के दूसरे शहर कराड़ में रहता है जहाँ की रूलिंग पार्टी का वो बहुत बड़ा लीडर है और बहुत पावरफुल भी है। और अब मानेसकर ने अपनी बेटी मोना की सगाई अपने पॉलिटिकल पार्टनर के बेटे अरविंद सांपले से करा दी है, जिसे मोना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए अभी वो 10 दिनों के लिए विपासना चली गई है और अरविंद भी मोना से नफरत ही करता है। उसके मम्मी पापा उसे समझाते भी हैं कि मानेसकर की बेटी से शादी हुई तो मानेसकर उसे पूरी मुंबई थाली में सजा कर देगा। उसे तो खुश होना चाहिए कि पूरी जिंदगी के लिए उसे पावर मिल रही है। पर अरविंद बोलता है उसे पावर नहीं चाहिए, बस एक सिंपल सी लड़की चाहिए जो उसकी बात माने, मोना की तरह नहीं। वो तो बिना उसे बताए विपासना चली गई, बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शांति भवन में निक्की अपने कमरे में जाता है, जो कमरा कम कोई स्टूडियो ज्यादा लग रहा था, जहां अजीब सी रेड लाइट चल रही थी और हर तरफ निक्की की बनाई कॉमिक्स कैरेक्टर्स की पेंटिंग लगी थी, जो निक्की के कमरे में जाते ही वी लव निक्की बोलने लगते हैं। सच में नहीं, बस निक्की ये इमेजिन कर रहा होता है। निक्की को फिल्म मेकर बनना था, इसलिए वो हर जगह अपना कैमरा लेकर घूमता है। निक्की अपने कंप्यूटर पर एक वीडियो देखने लगता है जिसमें वही लड़की थी जिसकी बॉडी उसी झील के पास मिली थी।
और इस वीडियो में भी वो लड़की उसी झील के पास किसी से डर कर भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद मानेसकर से मिलने कराट के लिए निकल गया था। प्रमोद जब यंग था तभी मानेसकर से मिला था। खांडू के पापा यानी कि प्रमोद के पापा ये नहीं चाहते थे कि वो मानेसकर के लिए काम करे, पर वो नहीं रुका, बल्कि उसने ही बाबू को भी मानेसकर से मिलवाया था। और फिर बाबू मानेसकर के काम में घपला कर पैसों की चोरी करने लगा, इसलिए मानेसकर ने उसकी ये हालत कर दी थी। खांडू मानेसकर की बेटी मोना से पहली बार उसके घर पर ही मिला था जब वो बहुत छोटी थी। वो उसे चाचू बोलने लगी और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मोना को पापा से छुपकर कोई काम करना होता तो उसे अपने खांडू चाचू की ही याद आती। प्रमोद भी उसे बच्ची जैसे प्रोटेक्ट करता था, इसलिए तो मानेसकर ने मुंबई में उसे ही मोना का गार्जियन बनाया। आज प्रमोद जब मानेसकर से मिलने पहुंचा तो मानेसकर पूछता है मोना ने क्या उसे कुछ बताया था विपासना के बारे में, क्योंकि उसे तो उसने बस एक मैसेज कर दिया था। तो वो बोलता है नहीं, उसे भी बस मोना का एक व्हाट्सएप मैसेज ही मिला था। प्रमोद मानेसकर को बताता है कि अरविंद का व्यवहार मोना के लिए ठीक नहीं है, पर मानेसकर इस बात को ये कहकर टाल देता है कि शादी ब्याह में थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। वहीं पुलिस को उस लड़की के बारे में पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट थी। उसके हाथ पर मिले कंगन से पुलिस वाले उसकी आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश करते हैं। उधर रात हो चुकी थी, पर शांति भवन में निक्की अपने कमरे में वही लड़की वाली वीडियो देख रहा था। पर जैसे ही विशु उसके कमरे में आता है वो वीडियो बंद कर देता है। विशु की नजर एक ड्राइंग पर पड़ती है। ड्राइंग में एक औरत थी और एक आदमी था, और ये कोई शालीन ड्राइंग तो बिल्कुल नहीं थी। तो विशु यूं ही मजे में बोलता है कि अरे ये तो बहुत हॉट है, किसकी तस्वीर बनाई है तूने? निक्की बताता है ये उसकी माँ की तस्वीर है, इंश्योरेंस वाले अंकल के साथ। फिर वो उसे अपनी ढेर सारी ड्राइंग्स दिखाता है, उसकी माँ दूध वाले के साथ, उसकी माँ डॉक्टर के साथ। निक्की बोलता है उसकी माँ की वजह से आज वो हर लड़की से नफरत करता है। पहले वो अपनी माँ को मार देना चाहता था, पर अब उसकी माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, अब वो हर लड़की को मार देना चाहता है। बस जो उसकी दोस्त बन जाती है वो उसे नहीं मारेगा। निक्की को देखकर लग रहा था वो नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है। वो बोलता है उसे खून करना पसंद नहीं, पर जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसे पता लगा कि अगर किसी के गर्दन के पीछे मारो तो वो तुरंत मर जाता है। और वो झील किनारे मिली लड़की की मौत भी ठीक ऐसे ही गर्दन के पीछे चोट लगने से हुई थी। पर पुलिस अभी तक उस लड़की की आइडेंटिटी पता नहीं कर पाई, इसलिए इंस्पेक्टर पेठे कंगन लेकर हर सुनार के पास जाता है। तो आखिरकार पता लगाते हुए वो सांपले फैमिली के पास पहुंचता है। ये कंगन अरविंद सांपले की माँ का था, जो उसने हाल ही में अपनी होने वाली बहू यानी कि मोना को दिया था। मतलब वो बॉडी मोना की थी। अब तक तो सबको लग रहा था कि मोना विपासना गई है, पर सच्चाई पता लगने पर मानेसकर बहुत रोता है। वो उसकी इकलौती संतान थी। इंस्पेक्टर पेठे मानेसकर और प्रमोद से मोना के बारे में जानकारी लेने जाता है, तो मानेसकर बताता है कि मोना ने कहा था कि अरविंद सांपले अच्छा लड़का नहीं है, पर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब वो चाहता है कि सांपले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं प्रमोद बताता है कि अरविंद सांपले ने तो एक बार उस पर एसिड फेंकने की भी धमकी दी थी। तब प्रमोद ने ही मामले को संभाला था। अरविंद को लगता था कि मोना का लड़कों के साथ अफेयर चलता है, पर प्रमोद कहता है नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, मोना ने एक बार उसे बताया था कि एक लड़का है जिसे वो पसंद करती थी बस, और इस उम्र में तो ऐसा होता ही है, इसलिए प्रमोद ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। यहाँ से निकलते ही अरविंद सांपले को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके घर से एसिड की एक शीशी भी बरामद करती है, और अरविंद सांपले का वकील बनता है विष्णु। पुलिस को मोना का कंप्यूटर मिलता है जिसपे कुछ लॉक्ड फोल्डर्स थे जिन्हें खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वहीं उसके सोशल मीडिया से पता लगता है कि कोई मसल मैन नाम का यूजर है जो उसकी फोटोज पर रेगुलरली कमेंट किया करता था, जैसे कि नाइट क्वीन, मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किडनैप करना चाहता हूँ, आदि आदि। पूछताछ के दौरान जब अरविंद को पता लगता है कि मोना प्रेग्नेंट थी तो वो शॉक हो जाता है, यानी कि अरविंद को इस बात का पहले से जरा भी अंदाजा नहीं था। इंटरोगेशन आगे बढ़ती कि इससे पहले ही विशु आ जाता है। इंस्पेक्टर पेठे विष्णु को पहले से जानता था, क्योंकि बाबू के एक्सीडेंट का केस भी इंस्पेक्टर पेठे ने ही हैंडल किया था। वहीं पेठे और उसकी टीम को सीसीटीवी से पता लगता है कि जिस दिन मोना की मौत हुई उसी रात कोई और उसकी कार वापस शहर की तरफ लेकर आया था, पर उस आदमी का चेहरा साफ साफ नहीं दिख पा रहा था। पर उस रात तो अरविंद शादी में गया था, इसके कई सारे गवाह मौजूद थे। वहीं सोशल मीडिया पर मोना के मॉर्फ्ड फोटोज वीडियोस वायरल किए जा रहे थे। प्रमोद गुस्से में पुलिस थाने पहुंचता है सांपले को पीटने, क्योंकि ये फोटोज वीडियोस हो न हो सांपले के परिवार वाले ही वायरल करा रहे होंगे।
पर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर प्रमोद की मुलाकात होती है विशु से, तो उसे पता लगता है विशु सांपले का लॉयर है। ये जानकर प्रमोद विष्णु से कहता है वो हम में से एक थी, उसके कातिल को तुम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो विष्णु जवाब देता है ठीक वैसे ही जैसे बाबू के इस हालात के बाद भी प्रमोद मानेसकर के लिए काम करता रहा। प्रमोद याद करता है जब मोना पढ़ने के लिए मुंबई आई थी और वहाँ वो उसके दोस्तों के साथ भी घुल मिल गई थी और सब उसके अंकल हो गए थे। तब विशु ने ही कहा था, यार हमें पता ही नहीं लगा कब हमारी एज अंकल वाली हो गई। मोना एक्स्ट्रोवर्ट, बिंदास और नटखट सी लड़की थी। वहीं कुछ ही दिनों में विशु अरविंद को रिहा करा लेता है, पर उसी दिन पुलिस मोना के कत्ल के इल्जाम में नताशा खंडेवाल को थाने ले आती है। विष्णु वहीं मौजूद था। वो परेशान होता हुआ इंस्पेक्टर पेठे से बोलता है, आप बिना लॉयर के नताशा से पूछताछ नहीं कर सकते। पर नताशा लॉयर के लिए मान ही नहीं रही थी। हार कर विशु नताशा के भाई प्रमोद को कॉल करता है। नताशा बोलती है विष्णु पर वो यकीन नहीं कर सकती, पर प्रमोद के कहने पर उसे विष्णु को अपना लॉयर बनाना ही पड़ता है। पुलिस को नताशा पर शक इसलिए हुआ था क्योंकि पुलिस को मोना के कंप्यूटर में से एक वीडियो मिली थी। वीडियो में मोना की नाक में चोट लगी थी और वो बोल रही थी ये आंटी पागल हो गई है, इसने मुझे हिट किया और जान से मारने की धमकी भी दी है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी नताशा की ही होगी। पर नताशा बोलती है उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि मोना ने उसे आंटी बोला था। और वो पुरानी बातें याद करते हुए बताती है, अपने ही एक बर्थडे पार्टी के दौरान उसने विष्णु को सबके सामने शादी के लिए पूछा था, पर विष्णु ने हाँ नहीं किया। वो दोनों डेट कर रहे थे, एक दूसरे को 20 सालों से जानते थे, पर विष्णु ने ना सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मोना के करीब जाने लगा था। इस बात से नताशा बहुत हर्ट हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी पार्टी में मोना विष्णु के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर नताशा को गुस्सा आया और तैश में उसने धक्का देकर मोना को विष्णु से अलग कर दिया। बस मोना ने भी गुस्से में बोल दिया, सठिया गई हो क्या आंटी? बस फिर पड़ा मोना को नताशा का वो मुक्का। वो मोना को नहीं बल्कि वो तो विष्णु को हर्ट करना चाहती थी। पुलिस बताती है मोना ने फ्राइडे को 2 बजे अपने पापा को कॉल किया था। उसके बाद शाम 5 बजे मोना का वो विपासना वाला मैसेज 3 लोगों को मिला था, पर वो मैसेज मोना नहीं कर सकती क्योंकि तब तक मोना मर चुकी थी। तो इंस्पेक्टर पेठे पूछता है नताशा उस शाम कहाँ थी? इस सवाल का जवाब नताशा नहीं दे पाती। विशु कहता है कि अगर वो जवाब नहीं देगी तो फंस जाएगी, पर नताशा कुछ भी नहीं बोलती। नताशा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ली जाती है। ये बात जब विष्णु प्रमोद को बताता है तो वो बोलता है मोना ने एक बार उसे बताया था कि कोई है जिसे वो पसंद करती है, पर तब प्रमोद ने इस बात को हल्के में लिया था। मोना प्रेग्नेंट भी थी तो हो सकता है कि वो लड़का बच्चा नहीं चाहता होगा, इसलिए उसने मोना को मार दिया और पुलिस इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही है। पर अब इन लोगों को ही उस लड़के को ढूंढना होगा, तभी नताशा को बचाया जा सकता है। उसी रात पुलिस को मसल मैन के बारे में पता लगता है जो मोना के फोटोज पर कमेंट किया करता था, और ये मसल मैन कोई और नहीं बल्कि निक्की था। निक्की के कंप्यूटर से पुलिस को वही वीडियो मिलती है। वीडियो में निक्की नताशा को भगाकर टॉर्चर करता हुआ दिख रहा था। बस निक्की को पुलिस ले जाती है, पर वो इस बात से जरा भी परेशान नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर पेठे विष्णु से पूछता है कि क्या वो अब निक्की को भी रिप्रेजेंट करने वाला है इस केस के लिए। तो विष्णु बोलता है अभी वो बस नताशा का लॉयर है और निक्की का भी वो बस टेम्पररी काउंसिल है। अभी के लिए विष्णु ही उसका काउंसिल था, तो उसके सामने ही पूछताछ होती है। वो निक्की को बहुत सारी बातें समझाता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं, पर निक्की कुछ समझता ही नहीं। निक्की नॉर्मल नहीं लग रहा था। निक्की कहता है उसे तो लगा था कि वो इनविजिबल है, पर पुलिस तो बड़ी स्मार्ट निकली। पुलिस उसे वो खतरनाक वीडियो दिखाती है, पर निक्की उसे एंजॉय कर रहा था। वो बोलता है हाँ ये पिक्चर उसने ही बनाई थी। तो पुलिस पूछती है कि क्या इस पिक्चर के एंड में मोना मर जाती है? तो वो बड़े ही आराम से जवाब देता है, स्पॉइलर अलर्ट, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, और भी फुटेज हैं दिल दहला देने वाले फुटेज। अभी तो पूरी वीडियो एडिट भी नहीं हुई है, तो वो एंड कैसे बता देगा अभी। अब निक्की बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि निक्की ने खुद ही सारी बातें कबूली थी और उसके लैपटॉप से वो सारी वीडियोस भी मिली थी। पुलिस को अब लग रहा था कि मोना को निक्की और नताशा दोनों ने मिलकर मारा है। अगली पूछताछ में निक्की बोलता है वो हर लड़की के बारे में ऐसा वैसा ही सोचता है जब तक वो उसकी दोस्त नहीं बन जाती। मोना उसकी दोस्त बनी थी, पर वो नताशा से प्यार करता था बचपन से। नताशा यूं तो उससे छोटी थी, फिर भी हमेशा निक्की को उसकी माँ से प्रोटेक्ट किया करती थी। पर नताशा विष्णु से प्यार करने लगी, पर विष्णु ने तो नताशा को छोड़ दिया, इसलिए उसे बहुत गुस्सा भी आया था। निक्की बोलता है इस वीडियो को बनाने में नताशा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी। उसी रात बाबू की मौत हो जाती है।
विष्णु ये बात नताशा को बताने पुलिस स्टेशन पहुंचता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने नताशा के प्रपोजल का तब कोई जवाब क्यों नहीं दिया था। नताशा अब उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, पर रिक्वेस्ट करने पर वो रुक जाती है। विशु बताता है जब वो 8 साल का था तो अपनी माँ के साथ समंदर किनारे वाले अपने घर में रहा करता था। एक शाम वो खेलने जाना चाहता था पर उसकी माँ ने उसे मना कर दिया क्योंकि तूफान आने वाला था। पर चुपके से वो बीच पर चला जाता है और अचानक तूफान आता है तो उसकी माँ उसे ढूंढने बीच पर आती है। वो अपनी माँ की आवाज सुन पा रहा था पर अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वो इतना डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो बस फ्रीज हो गया था। उसकी माँ उसे ढूंढते हुए पानी में चली गई और जब वापस आ रही थी तो बस उससे 10 कदम दूर थी। उसकी तरफ ही आ रही थी कि अचानक एक बहुत तेज लहर आई और उसकी माँ को हमेशा के लिए लेकर चली गई। तब से उसे अपनों को खोने का डर लगता है। वो डरता है कि कहीं वो फिर से अकेला ना हो जाए। वो भी नताशा से प्यार करता था और करता है, पर उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। नताशा अब और कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो ऑफिसर को बुलाकर वापस चली जाती है। उधर मानेसकर प्रमोद को लास्ट चांस देता है नताशा और निक्की को निर्दोष साबित करने के लिए, और वो अरविंद को भी पनिश करने वाला था। प्रमोद वहाँ से निकलकर बहुत रोता है। उसी रात मानेसकर के गुंडे अरविंद को जलाकर मार देते हैं। निक्की से एक बार फिर पूछताछ होने वाली थी, इसलिए विष्णु निक्की से कहता है कि सिर्फ टॉर्चर का ही फुटेज मिला है, मर्डर का नहीं। बॉडी को पानी में डालने का फुटेज अभी तक नहीं मिला है, तो तुम मत बताना कि और फुटेज कहाँ है और आगे कुछ भी ऐसी बात मत करना जो तुम्हारे खिलाफ जाए। पर निक्की तो इंस्पेक्टर के आते ही बता देता है कि बाकी के हार्ड ड्राइव्स कहाँ हैं। पुलिस तुरंत ही बाकी के हार्ड ड्राइव लेने चली जाती है। बेचारा विष्णु सर पकड़कर बैठ जाता है कि अब निक्की को वो कैसे बचाएगा। पर निक्की कहता है पुलिस को भी तो पता लगना चाहिए ना कि उसने कितनी मेहनत की है, कितने टेक्स और आउट टेक्स लिए हैं उसने। तो विष्णु पूछता है कि आउट टेक्स मतलब? तो निक्की बताता है कि वो और मोना तो बस फिल्म बना रहे थे। तो विष्णु पूछता है उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो वो जवाब देता है एक आर्टिस्ट कभी अपने आर्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, सबने जो एज्यूम किया उसने करने दिया। सच में बाकी के रॉ फुटेज से पता लगता है कि मोना इसके साथ फिल्म ही बना रही थी, उसे अपनी एक्टिंग एबिलिटी चेक करनी थी। विशु खुशी से निक्की को गले लगा लेता है कि अब उसका दोस्त आजाद था। वहीं पुलिस पूछती है निक्की को इस लोकेशन के बारे में किसने बताया, क्योंकि ये तो वही लोकेशन है जहां मोना की बॉडी मिली थी। तो निक्की बताता है खुद मोना ही उसे उस लोकेशन पे लेकर गई थी। एक वीडियो में निक्की मोना से पूछता भी है कि इस खूबसूरत जगह के बारे में उसे कैसे पता लगा। तो मोना बताती है स्नूकी लाया था उसे यहाँ, और ये बोलकर वो रुक जाती है जैसे स्नूकी का नाम उसे डिस्क्लोज नहीं करना था। निक्की रिहा हो जाता है पर नताशा अभी भी हिरासत में थी। तो प्रमोद बोलता है पुलिस तो स्नूकी को नहीं ढूंढेगी, वो सारा इल्जाम नताशा पर ही डाल देगी। अब उसे ही कुछ करना होगा अपनी बहन को बचाने के लिए, उसे उस स्नूकी तक पहुंचना ही होगा। वो मोना के आसपास वाले लोगों से मोना के बारे में पूछने लगता है और पुलिस को दिखाने के लिए उसे रिकॉर्ड भी करता है। सब बताते हैं कि कोई लड़का तो था, डांसर था, 6 फीट का था, लंबे बालों वाला था। पर जब प्रमोद पुलिस के पास ये रिकॉर्डिंग्स लेकर पहुंचता है तो पुलिस बोलती है ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। पर फिर भी पुलिस प्रमोद को दिलासा देती है कि अगर ऐसा कोई आदमी है तो वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। तो प्रमोद बताता है वो जो भी था वो मोना की गाड़ी भी चलाया करता था। तो पुलिस को उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स मोना की गाड़ी से मिल सकते हैं। पर इंस्पेक्टर पेठे बताता है कि मोना की गाड़ी मर्डर के 2 दिनों बाद ही मैकेनिक उसके घर पहुंचा कर गए थे और गाड़ी घर पहुंचाने के पहले बिल्कुल साफ कर दी गई थी। उसी दिन विष्णु को किसी लड़के का कॉल आता है। ये वही लड़का था जिसके साथ नताशा शुक्रवार की शाम को थी, जिस शाम मोना का मर्डर हुआ था। वो लड़का शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। उस लड़के का परिवार न बर्बाद हो जाए इसलिए नताशा अब तक उसका नाम नहीं ले रही थी। पर वो लड़का बोलता है अब तक नताशा ने उसे प्रोटेक्ट किया, अब उसकी बारी है कि वो नताशा को प्रोटेक्ट करे। नताशा भी रिहा हो जाती है क्योंकि नताशा उस शाम कहाँ थी इसका गवाह मिल गया था। नताशा को किसी और के साथ देखकर विष्णु को बुरा तो लगता है पर वो कभी भी अपने इमोशंस दिखाता कहाँ था। पुलिस के पास पहले इतने सारे सस्पेक्ट्स की लाइन लगी हुई थी लेकिन अब एक भी सस्पेक्ट नहीं था। पर पेठे हार नहीं मानने वाला था। कुछ दिनों बाद निक्की की बर्थडे पार्टी थी जहाँ नताशा का नया बॉयफ्रेंड भी आया था। ऐसे में विष्णु को उदास देखकर प्रमोद उससे कहता है कि वो नताशा को देखकर ऐसे उदास ना हो। पर विष्णु कहता है वो तो उन दोनों के लिए बहुत खुश है, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो परेशान हो। तभी इंस्पेक्टर पेठे आता है अपनी टीम के साथ।
पुलिस मोना के कंप्यूटर से जो फोल्डर अब तक खोलने की कोशिश कर रही थी वो फाइनली खुल गई थी और स्नोकी का पता लग गया था। उस फोल्डर में कई सारी वीडियोस थी और उस फोल्डर के खुलने से एक सस्पेक्ट भी मिला था। लेकिन इस बार पुलिस पूरे सबूत के साथ उस सस्पेक्ट तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने मोना के पिछले 4 महीनों के फोन रिकॉर्डिंग्स निकाले, उसके फोन का लोकेशन निकाला। कई बार उस सस्पेक्ट के फोन का लोकेशन मोना के फोन के लोकेशन के साथ होता था। तो बस मिल गया स्नूकी। क्राइम सीन यानी कि उस झील पर भी मोना और सस्पेक्ट का फोन कई बार घंटों घंटों साथ होता था और मर्डर वाले दिन भी दोनों फोन उसी जगह पर थे। इंस्पेक्टर पेठा विष्णु की तरफ बढ़ते हुए बोलता है सच्चाई बताने के लिए, और यहाँ होता है असली कातिल रिवील। स्नूकी कोई और नहीं बल्कि प्रमोद था। किसी को इस बात पे यकीन नहीं होता तो विशु बताता है कि पेठे ने उसे वो वीडियो दिखाई है जिसकी वजह से उन्हें प्रमोद पर शक हुआ था। वीडियो में प्रमोद तो नहीं दिख रहा था पर उसके हाथ पर वो बी विथ विंग्स वाली टैटू दिख गई थी। तो अब प्रमोद सारी बातें बताता है। मोना प्रमोद को पसंद करने लगी थी। शुरुआत में प्रमोद ने मोना को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। वैसे प्रमोद ने भी सख्ती से उसे कभी रोका ही नहीं था। उसे खुद भी मोना के साथ अच्छा लगने लगा था। वो लॉन्ग ड्राइव पर जाते और उस लेक पर तो हमेशा ही जाया करते थे। वो लेक उनकी सीक्रेट जगह थी। पर प्रमोद को डर लगने लगा था कि अगर उन दोनों के बारे में किसी को शक हो गया तो क्या होगा। तो मोना ने एक आइडिया दिया कि सबका ध्यान भटकाने के लिए वो विष्णु के करीब जाने का नाटक करेगी। मोना और प्रमोद की पैदा की गई गलतफहमी की वजह से नताशा विष्णु से दूर हो गई थी। विष्णु प्रमोद से कहता है कि तू इस घटिया प्लान के लिए मान कैसे गया। तेरा दोस्त, तेरी बहन, दोनों में से किसी के बारे में तूने नहीं सोचा। उसकी इसी सेल्फिश आदत की वजह से बाबू को भी इस तरह से जान गंवानी पड़ी। विष्णु गुस्से में बोलता ही जा रहा था पर उसे पेठे रोकता है और आगे की कहानी पूछता है। प्रमोद बताता है मोना और प्रमोद मर्डर वाले दिन भी उसी लेक पर मिलने गए थे और वहाँ मोना ने उसे एक सरप्राइज दिया कि वो प्रेग्नेंट है और शादी करना चाहती है प्रमोद से। पर प्रमोद तो पहले से ही शादीशुदा था और मानेसकर का वफादार भी। मोना गुस्सा करते हुए बोलने लगती है प्रमोद को जब एंजॉय करना था तब उसने ये सब नहीं सोचा। मोना बहक गई थी पर प्रमोद ने भी तो उसे नहीं रोका। वो धमकी देती है कि वो अपने पापा को सब बता देगी। मोना को खुद से दूर करने के लिए प्रमोद उसे धक्का देता है और मोना की मौत उसी वक्त गर्दन पर चोट लगने से हो जाती है। जैसे ही प्रमोद को ये बात समझ आती है कि मोना की मौत गिरने की वजह से हो गई है, वो मोना के गहने और उसकी पहचान की सारी चीजें वहाँ से निकाल लेता है और उसके फोन से मैसेज कर देता है कि वो विपासना जा रही है। फिर उसकी बॉडी लेक में डालता है और वहाँ से मोना की गाड़ी लेकर निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद शाम को मुंबई के बाहर रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और किसी अजनबी का फोन लिया और मोना के मैकेनिक को फोन कर गाड़ी वहाँ से पिक करके अच्छे से धोकर मोना के घर पहुँचा देने के लिए बोल दिया। प्रमोद कहता है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो विष्णु कहता है कि अंतरात्मा भी कोई चीज होती है। तुम इतने दिनों तक नाटक करते रहे, सबूत ढूंढते रहे, अपने दोस्त, अपनी बहन तक को फंसाने की कोशिश की और अब तक प्रमोद नकली सबूत भी जुटाने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनने के बाद प्रमोद इंस्पेक्टर पेठे से कहता है आपको मानेसकर को पकड़ना था ना, बस यही मौका है आपके पास। आप उसे बता दो कि उसकी बेटी के साथ ये सब किसने किया है। उसके बाद वो मेरा क्या हाल करेगा आप जानते हैं। बस फिर आप उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। प्रमोद वहाँ से जाते वक्त बचपन के दिन याद करता है। निक्की उसे और विशु को साथ में गले लगाता है और कहानी यहीं हो जाती है खत्म। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। शुरुआत में थोड़ी स्लो लगती है पर क्राइम सस्पेंस के फैन हो तो शुरुआत वाला थोड़ा सा इंतजार भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या आपने ये फिल्म देखी है? कैसी लगी आपको ये फिल्म और कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? जरूर बताइएगा। थैंक यू।